आज DA3 के क्लास के लिए जुड़े। इसमें हम लोग आज लखनऊ समझौता 1916 लखनऊ पैक्ट 1960 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। के बारे में हम लोग जानेंगे। एक समझौता है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, क्योंकि उस वक्त कई मामलों में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मुसलमान और हिंदू कई आंदोलनों में एक दूसरे को मदद नहीं करते थे। इससे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। उसको मजबूती देने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए एक प्रयास है जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने पहले सर सैयद अहमद खान द्वारा और बाद में मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को कांग्रेस की राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने की कोशिश की थी। यानी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान या कांग्रेस या मुस्लिम लीग मिलकर आपस में संघर्ष करें। लेकिन सन 1912 ईस्वी के बाद यह हालात बदलने लगी। इसका कारण था कि सन 1912-13 ईस्वी में टर्की यानी कि तुर्की के खिलाफ बाल्कान युद्ध किए। इस युद्ध में अंग्रेजों ने की हमदर्दी टर्की के साथ बिल्कुल नहीं था। यानी कि उस युद्ध में तुर्की को अंग्रेज मदद नहीं कर रहे थे, जबकि तुर्की का सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था। खलीफा एक सर्वोच्च नेता होता है मुसलमानों के अंदर, जो पहले हुआ करता था, अब शायद नहीं रहा। इसलिए भारत के मुसलमानों की सहानुभूति या हमदर्दी टर्की के साथ थी और उनमें अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की भावना होना स्वाभाविक था। यानी कि आप खलीफा मानते थे लोग तुर्की के सुल्तान को, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज उसकी मदद नहीं कर रहे थे। इसलिए मुसलमानों में उसके अंग्रेजों के प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक ही था। डॉक्टर अंसारी, जो भारतीय मुसलमानों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, सन 1912-13 में तुर्की में एक मेडिकल मिशन लेकर गए। जब सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो तुर्की के सुल्तान ने जर्मनी का साथ दिया और अंग्रेजों का घोर विरोध किया। इसलिए भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसके कारण भारत के मुसलमान कांग्रेस के नजदीक आने लगे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तेज आलोचना शुरू कर दी। मौलाना आजाद, मोहम्मद अली और शौकत अली को सरकार की आलोचना करने के लिए कैद कर लिया गया। इससे
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का गुस्सा और भी बढ़ा और उन्होंने कांग्रेस से समझौता करने की जरूरत महसूस किया। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज से मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि इन तीन और भी कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था सरकार, जिससे कि लोग नाराज हुए और कांग्रेस से समझौता करने की इच्छुक होने लगे, यानी उसको साफ करने की जरूरत महसूस करने लगे। इसी क्रम में जिन्ना के प्रयास से सन 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक ही दिन मुंबई में या बम्बई में बुलाए गए। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध कांग्रेस नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बुलाए गए और उन्होंने वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण की। कहने का मतलब है कि जो 15 में कांग्रेस और लीग की एक आंदोलन मुंबई में एक ही दिन हुआ और लीग के अधिवेशन में गांधी जी, सरोजिनी नायडू जैसे नेता गए वहां और अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत को बताया कि भाई जरूरत है सब मिलकर रहने, आंदोलन करने का। तो कांग्रेस और लीग ने एक संयुक्त कमेटी गठित की, जिसमें दोनों संस्थाओं के बीच में मेलजोल उत्पन्न करने के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना को कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है, लेकिन दोनों संस्थाओं ने अपने लखनऊ अधिवेशन में सन 1916 ईस्वी में इस योजना को स्वीकार किया। इसीलिए इसे सन 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। यानी कि उस अधिवेशन में जो एक कमेटी बनी, उसकी उसमें जो रिपोर्ट आई या जो भी उसकी प्रतिवेदन था, उस पर मंजूरी जो है ये लोग लखनऊ में 1916 में किया। इस वजह से इसको लखनऊ समझौता 1916 के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 2 साल के लिए इस समझौते को स्वीकार किया था। इस योजना की कुछ मुख्य बातें थी जो इस प्रकार है। इसको 1-2 करके इस योजना की मुख्य बातें को हम लोग नंबर से देखते हैं। इसमें सबसे पहला था कि सरकार के वर्तमान ढांचे, यानी उस पर जो सरकारें थी उसके बारे में कुछ जरूरी बदलाव किए जाए, ताकि यह भारतीयों की इच्छाओं के अनुकूल हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि उसका उद्देश्य जल्द से जल्द भारतीयों को स्वशासन देना है, यानी कि भारत को उसकी अपनी पसंद की अपने से शासन चलाने की आजादी देनी है। भारत को एक उपनिवेश ना समझा जाए, तो गुलाम उपनिवेश न समझा जाए, बल्कि इसको दूसरे अधिराज्यों की तरह, यानी जो राज्य अपने शासन चलाते हैं उसको अधिराज करता है कहा जाता है, की तरह ब्रिटिश साम्राज्य में बराबर का दर्जा दिया जाए। ये थी उसकी पहली योजना की कुछ बातें। दूसरा,
बड़े प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या कम से कम 125 होंगी और छोटे प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 50 और 75 के बीच होंगी। कहने का मतलब है कि उस वक्त राज्यों के विधानमंडल को विधान परिषद कहा जाता था और केंद्र के संसद को केंद्रीय परिषद कहा जाता था। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य जहां तक हो सके व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुने जाए। मतलब इसमें प्रोविजन था कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुने जाए, क्योंकि उस वक्त मत देने का अधिकार हर लोगों के पास नहीं था। कुछ खास लोग ही देते थे, जो मैट्रिक पास या फिर टैक्स देते थे वैसे लोग ही दे पाते थे। इसकी योजना की तीसरी मुख्य बात जो है वो ये है कि थोड़ी जनसंख्या वाली जातियों को चुनाव द्वारा प्रतिनिधित्व देने का विशेष प्रावधान किया जाए। यहाँ पर जो कह रहा है कि कम संख्या वाली जाति से मतलब जात नहीं, वो धर्म को वहां पर इंडिकेट कर रहा था। कब को प्रबंध किया जाए। मुसलमानों को पंजाब में चुने हुए स्थानों में से 50%, उत्तर प्रदेश में 30%, बंगाल में 40%, बिहार में 25%, मध्य प्रांत में 15%, मद्रास में 15% और महाराष्ट्र में 1/3 33 स्थान दिए जाए। कहने का मतलब ये है कि इसमें तो चुनाव की जो प्रतिनिधित्व देने की बात है मुझे धार्मिक आधार पर था और कि किसको कितना किस राज्य में मिलना चाहिए उसका ये एक तरह का खाका था। मुसलमानों को और स्थानों के लिए चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं होती, यानी कि मुसलमानों को जो जिन राज्यों में जितना प्रतिनिधित्व तय किया गया था उसके अलावा किसी और स्थान पर उनको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। ये इस परियोजना में कहा गया था। अब इसकी चौथा है, अगर किसी गैर सरकारी अधिकारी द्वारा कोई प्रस्ताव या बिल वित्त विधान परिषद में रखा जाए तो दूसरे संप्रदायों के हितों को प्रभावित करता है। अगर कोई चीज रखा जाता है बिल, किसी तरह का प्रस्ताव जो दूसरे संप्रदाय के हित को प्रभावित करता है तो उसको पास नहीं किया जाएगा अगर उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उस बिल या प्रस्ताव का विरोध करते। इसकी पांचवा इसका प्लान है। खास बात, प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पास किया हुआ बिल सरकार को लागू करना होगा जब तक कि गवर्नर सहित उसकी काउंसिल द्वारा इस पर निषेधाधिकार यानी वीटो पावर न लागू किया जाए। अगर 1 साल के बाद प्रांतीय परिषद उस प्रस्ताव को दोबारा पास कर दे तो प्रांतीय सरकार को उसे लागू करना पड़ेगा। अब इस योजना की छठा जो मुख्य बात है वो क्या है कि कोई भी साधारण विधेयक प्रांतीय परिषद द्वारा बनाए हुए नियम के अनुसार पेश किया जा सके और इसके लिए सरकार की जरूरत नहीं रहे। फिर बाद में इसके आगे बढ़ेंगे।